बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशारा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज शामिल करते हैं। आपको बताएंगे पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का मुआहिदा जो था वो तय हो चुका है, उस पर सिग्नेचर्स कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज बुलवायो में खेला जाएगा। बिल्कुल, और आज के मैच से तवक्कुआत हैं कि उसमें बेहतरी आएगी और इसके साथ साथ देखना है कि क्या पाकिस्तानी टीम कम बैक करती है, क्योंकि दो तब्दीलियां भी की गई हैं। ये क्या तब्दीलियां हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि क्या नाम भी भारी होते हैं और आपका नाम आपकी शख्सियत पर कैसे असरअंदाज होता है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा या बच्ची की पैदाइश होती है तो वालिदैन बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि सोच समझ के नाम रखा जाए और रखना भी चाहिए। तो इन नामों के क्या असरात होते हैं, इस पर बात होगी। फिर बात होगी क़ुव्वत बर्दाश्त की, जिसमें कमी ख़वातीन में तलाक का एक बड़ा सबब बनने लगी है। और गुज़श्ता 5 सालों की बात की जाए तो तलाक की शरह में 35% इजाफा हो चुका है, जो कि अलार्मिंग सूरत हाल है। इस बड़ी शरह की वजूहात क्या हैं, किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है सूरत हाल को, इसका भी तज़किरा करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि दिसंबर का होने वाला आगाज़, लेकिन सर्दी है हमसे नाराज़। बिल्कुल जी, मौसम जो है वो अगर देखा जाए महीनों के हिसाब से तो काफ़ी बदल चुका है, सर्दी आ चुकी है। लेकिन अगर हम वैसे देखें ग्राउंड रियलिटी तो कुछ डिफरेंट है। मौसम जो है वो उस तरह से अभी तक तब्दील नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। वैसे फील भी नहीं आ रही ना, दिसंबर की आमद है। नवंबर के ऊपर आप देखें ना कितनी शेर व शायरी हुई है, दिसंबर के ऊपर कितने गाने बने। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, आपको वो याद आ रहा होगा, एक बारिश तक नहीं हुई है। ये तो एक है ना, इस तरह के बेशुमार ट्रैक्स हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो क्लाइमेट चेंज है, लगता है कि उसके बाद शेर व शायरी भी तब्दील होने जा रही है, लेकिन ये खतरनाक सूरत है। अच्छा, ये शेर व शायरी अगर तब्दील होगी तो फिर स्मॉग को भी शामिल किया जाए, को भी शामिल होना चाहिए। मतलब वैसे देखने में तो वो काफ़ी एक दिलचस्प इन्वायरमेंट लगता है, लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। खैर, इस पर बात करेंगे आगे चल के, मौसम की जो तब्दीलियां हैं इसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान नाज़रीन 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज होने जा रहा है बुलाइबो में। और दूसरे वनडे के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान भी किया गया है, जिसमें 2 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे, जिसमें हैं हसीबुल्लाह की जगह तैयब ताहिर और मोहम्मद हसनैन की जगह आ रहे हैं जनाब अबरार अहमद। तो टीम में इन्हें शामिल कर लिया गया। इनसे तवक्कुआत भी हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्म करें। इस बार पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे ये खिलाड़ी। दूसरे वनडे के लिए टीम में साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा भी हैं, और तैयब ताहिर और इरफान न्याजी, आमिर जमाल, हारिस रऊफ, ये तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, फैसल अकरम और इब्रार अहमद, जिस तरह जुनैद ने बताया था, इनको शामिल किया गया है। बारिश से मुतासरा पहले मैच में जिम्बाब्वे ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो 80 रन की कामयाबी हासिल की थी। 3 मैचेस की सीरीज़ में आप देखें कि 1-0 की बढ़तरी वो हासिल कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम को शायकीन ने क्रिकेट का जो एक उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं उन पर पूरा उतरते हुए एक जमकर खेल पेश करना होगा, ताकि पाकिस्तान की जीत जो है वो हासिल की जा सके। और वैसे काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी है हमारी टीम, जहाँ से 2 टेस्ट मैचेस जीते और फिर वनडे जो मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया से जीते। इतनी तगड़ी टीम के साथ आपने अगर ये सारी कामयाबियां हासिल की हैं, तो फिर जिम्बाब्वे जैसी टीम के सामने अगर आप ढेर हो जाते हैं तो फिर सवालिया निशान है। फिर सवालात उठने लगते हैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, फिर सवालात उठने लगते हैं रिजवान की कप्तानी के ऊपर। तो सारों की जो परफॉर्मेंस है उस पर सवालिया निशान लग जाता है अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा और हम ये तवक्को करते हैं कि आज के मैच में बेहतरी आएगी। और जिस तरह से आप बता रही थी तो हमेशा से मुश्किलात से 2-4 रही है, बल्लेबाजों पर इन्हिसार रहा है हमारा, और हम लोग हर खेल में ये कोशिश करते हैं कि हमारे बल्लेबाज जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और हम मैच। और जो हम बात करते हैं ना, अक्सर अपने एनालिस्ट से भी पूछते हैं कि नए लड़कों को मौका देना चाहिए। थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो हल्की टीम होती है या आसान टीम होती है, उसके खिलाफ आपके पास मार्जिन होता है, मौका होता है अपने नए लड़कों को। जिस तरह आज भी 2 लड़कों को डेब्यू करवाया जा रहा है, लेकिन जब आप हार रहे हो तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और वो जो नए आने वाले लड़के होते हैं वो भी दबाव का शिकार होते हैं और जो परफॉर्मेंस उनको दिखानी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाते। तो इसलिए जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है और हम तवक्को करते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी। साथ साथ हमने बताया था कि ब्लाइंड T20 क्रिकेट टीम जिसका वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होने जा रहा है,
और ब्लाइंड क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में 4 B1 खिलाड़ी ज़रूरी हैं जो मुकम्मल तौर पर बसारत से महरूम होते हैं। और हर टीम में 3 खिलाड़ी B2 कैटेगरी के होते हैं जो 3 से 4 मीटर तक देखने की सलाहियत रखते हैं, और B3 कैटेगरी में जुज़वी बसारत वाले 4 खिलाड़ियों को लिया जाता है। ब्लाइंड क्रिकेट में सख्त प्लास्टिक की गेंद के अंदर बॉल बेरिंग इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली जो इस तरह बच्चों का छुनछुना होता है ना, तो जब वो थ्रो करते हैं तो साउंड की उससे ताकि एक आवाज़ सुनाई दे सके, क्योंकि वो बसारत से महरूम है, इसलिए उन्होंने अपने जो हेयरिंग समात हैं उनसे ही उन्होंने मदद लेनी है। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस अभी हम थोड़ी देर में उनको लेते हैं। और जिस तरह से हम बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी हाँ, इसका वजन जो बॉल होती है बेसिकली उसका होता है 85 ग्राम, और गेंद को जब फेंकते हैं या हिट करते हैं तो इसमें से आवाज़ पैदा होती है जिसे सुनकर खिलाड़ी बैटिंग और फील्डिंग करते हैं, और नॉर्मल क्रिकेट से कदरे हल्का बैट इसमें। अच्छा, जो कहा जाता है ना जुनैद कि अगर अल्लाह ताला किसी से कोई एक उसकी खसूसियत और कई सलाहियतें उसे नवाजता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। आप ये सोचें कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमने बिना देखे कोई एक कप पकड़कर यहाँ से यहाँ रखना है, और कहाँ पर एक ब्लाइंड टीम एक परफॉर्मेंस देती है और एक क्रिकेट जो है वो खेलती है, तो उसके लिए जो मददगार साबित होता है वो उनका होता है बैट और बॉल, जो कि जब फेंका जाता है तो उन्हें बताता है कि वो इस वक्त किस समत में जा रहा है। उन्हें उस आवाज़ से, उस साउंड से पता चल जाता है कि हमें किस जानिब दौड़ना है और हमें अब जो है बल्ला उठाना है और अब हमें शॉट लगाना है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत अंदाज़ है। और आपको बताएं कि 22 गज़ की विकेट पर अंडर आर्म बॉलिंग की जाती है, और बॉल करवाने से पहले बॉलर रेडी की आवाज़ देता है और बताता है कि उनको चौकन्ना कर देता है ना बैट्समैन को कि मैं आ रहा हूँ बॉलिंग के लिए। और इसके बाद प्ले की आवाज़ देकर बॉल की जाती है, और बॉलर के लिए ज़रूरी होता है कि 11 गज पर मौजूद दरमियान में लकीर से पहले बॉल को ज़मीन पर ठप्पा दे, और बॉल चूँकि ज़मीन पर रोल करती जाती है इसलिए बैटर ज़्यादातर पैड्स के बगैर ही खेलने को तरजीह देते हैं। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड कप है ब्लाइंड क्रिकेट टीम का, ये होने जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान मेज़बान है इस बार, और दिफाई चैम्पियन भारत जो कि एक अच्छी ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उनकी, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उनका जो ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी काफ़ी मायूस है, और ख़ासतौर पर जो प्लेयर्स हैं उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। वो खेलना चाहते हैं, शायकीन देखना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है, मोदी सरकार, वो हमेशा सियासत को ले आती है क्रिकेट में, और इस बार ये हो रहा है। और ये मेरे ख्याल में सज़ा मिल रही है इन सबको, कबड्डी टीम को भी, ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि जी हम सिर्फ अपनी क्रिकेट टीम को नहीं भेज रहे बल्कि हम किसी को। ब्लाइंड क्रिकेट टीम का शेड्यूल प्लान हो चुका था और उनको वीज़े इशू हो चुके थे, और उन्होंने वो दिफाई चैंपियन भी थे। बिल्कुल, और वो दिफाई चैंपियन भी थे। उनकी उम्मीदें थी कि वो इस बार भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, और फाइनल में आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत ही थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और जब आएंगे तो दीगर इश्यूज़ पर भी बात होगी और इस पर भी बात होगी। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज होने जा रहा है, और तवक्कुआत बहुत सी हैं, कुछ चेंजिंग्स भी की गई हैं जिसका हमने जिक्र किया। 2 प्लेयर्स डेब्यू करने जा रहे हैं, हसीबुल्ला की जगह तैयब ताहिर और मोहम्मद हसनैन की जगह इब्रार अहमद। तो बात कर लेते हैं सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल जी, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद अवैस, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। अवैस, इन तब्दीलियों को किस तरह से आप ले रहे हैं, क्या समझते हैं ये तब्दीलियाँ कितनी कारआमद साबित होंगी, और जिस तरह से 2 प्लेयर्स हमारे डेब्यू करने जा रहे हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस इनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखें, एक तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम जो उनसे कोशिश कर रही है कि नए खिलाड़ियों को यहाँ पर लेके आए, लेकिन मैंने कहा ना कि जो सबसे बड़ा एक इशू आपका है वो बैटिंग ऑर्डर को लेके ही है। चाहे आप तैयब ताहिर की बात करें, क्योंकि स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा मेंटेन जो उनसे पाकिस्तान टीम को करना है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच के अंदर भी आपको याद है कि स्ट्राइक रेट का बहुत ज्यादा इशू रहा है पाकिस्तान टीम को। जब आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, जब पार्टनरशिप जब जरूरत होती है साइम अयूबी, अब्दुल्ला शफीक से, जो स्ट्राइक रेट है वो आपका मेंटेन नहीं होता। बेशक आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज आपने बड़ी अच्छी जीती है, वो जरूरत भी थी, लेकिन 140 को चेस करना एक अलग सिनेरियो है। जब आप बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना चाहती है, तो वो जिस वक्त आपने 200 चेस करना है, जिस वक्त आपने 250 को चेस करना है, तो आपकी जरूरत होती है कि उस वक्त आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपना हम लोग जो है वो पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान 3 रोज़ा मैचेस के ऊपर जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, शायकीन क्रिकेट की इस वक्त बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो कहते हैं कि आने वाले जो मैचेस हैं उनमें कम से कम पाकिस्तान जो है वो अच्छा मैच खेलेगा, और दूसरा मैच आज हो रहा है तो उसके साथ भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि पाकिस्तान प्लेइंग 11 का जो ऐलान हुआ है उसमें 2 खिलाड़ी जो डेब्यू कर रहे हैं उनसे भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हसीबुल्ला की जगह जब तैयब ताहिर को शामिल किया गया और मोहम्मद हसनैन की जगह इब्रार अहमद को टीम में शामिल किया गया, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाता है।
जी हाँ, और ये मैच आज का, जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि जीतना बहुत ज़रूरी है, आज के मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इस पे मेरे ख्याल में जितनी बात हो गई है, अब तवक्को ये करते हैं कि जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने सीरीज़ जीतनी है तो फिर आपको ये मैच भी जीतना या गलती की होगा। गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नवाब ऑफ कालाबाग की, जो कि मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान हैं, सियासत के मालिक सियासतजान, जो अपने बेटे के हाथों कत्ल हुए थे। उनके हवाले से अगर तज़किरा किया जाए तो सुबहान निगार सैयद सादिक हुसैन शाह के मुताबिक 26 नवंबर को अपने गांव में वो पैदा हुए थे और तीसरे बेटे असदुल्ला खान से जायदाद पर उनका झगड़ा हुआ। नौबत यहां तक पहुंची कि उन्होंने अपने बेटे पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में बेटे ने 5 गोलियां मारकर अपने ही वालिद नवाब ऑफ कालाबाग को कत्ल कर दिया था। एनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों बेटे उस वक्त तक कमरे में मौजूद रहे जब तक रूह ने नवाब ऑफ कालाबाग के जिस्म से परवाज़ नहीं कर ली। ये सुबहान निगार सैयद सादिक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब ऑफ कालाबाग के 2 बेटे जो थे, नवाबज़ादा मुजफ्फर खान और नवाबज़ादा असद खान की अपने वालिद के साथ कमरे में ये गुस्ताखाना जो एंट्री थी उससे कशीदगी का तसलसल था, जो कि उनकी झगड़े जो चल रहे थे मुसलसल जायदाद को लेकर। और ये हम देखते हैं ये जायदाद के जो तनाज़े हैं ये कभी कभार जो है वो आपके अपनों की ही जान ले लेते हैं। और इस कदर बड़ी शख्सियत होने के बावजूद, ताकतवर और नामवर शख्सियत होने के बावजूद भी ये जो जायदाद का मसला था वो आड़े आ गया और बेटों ने फायरिंग करके अपने वालिद नवाब ऑफ कालाबाग को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए तो नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे और उनका शुमार मुल्क के बड़े जागीरदारों में होता था। तो आज उनको याद करने का मकसद भी ये है कि जो ख़ास तौर पे शख्सियत छोटी हो या बड़ी, अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज़ में कीजिए कि वो आगे आपकी लेगेसी को लेके चल सकें, ना कि आपकी जान के दर पे हो जाएं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं ओल्डेस्ट सिटी की। जी बिल्कुल जनाब, तो वाज़े है कि इंसानों को ज़मीन पर कितना अरसा गुजर चुका है, मगर हज़ारों साल तो हो चुके हैं। अगर हम अंदाज़ा भी लगाएं तो इंसानी तारीख़ में किसी वक्त हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो शहर बसाने का फ़ैसला किया करते थे और इस तरह शहरों की बुनियाद रखी जाती थी। हज़ारों साल पुराने इन शहरों की दुरुस्त तारीख़ की अगर निशानदही करना चाहें तो हम बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी चंद ऐसे शहर हैं जिनको कदीम तरीन आबाद शहरों का तस्वुर किया जाता है या कहा जाता है कि ये बहुत पुराने शहर हैं, ये बड़ी पुराना इनको आबाद किया गया था। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है जो हमारे आबाओ अजदाद ने, पुराने पुरखों ने जैसे कहते हैं, पुराने शहर छोड़े हैं। तो इनके ऊपर हम एक रिपोर्ट देखते हैं कि किसकी क्या तारीख है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बात जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डाइवोर्स की वजह क्या है और इतनी रेशो क्यों बढ़ गई है। हम देखें तो हमारे जो रेशो है इसकी इस वक्त तलाक की कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। हमने ये देखा कि जहाँ पर पहले एक बड़े तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया जाता था एक शादीशुदा कपल के दरमियान, वहाँ पर अब एग्रेसिवनेस ने ले लिया है। वहाँ पर आप छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं और फिर नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि तलाक जो है वही आखिरी हल आपके पास बचता है। बिल्कुल, और अदम बर्दाश्त एक सबसे बड़ी वजह है। मामला है पाकिस्तान में तलाक की शरह में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा जो देखा जा रहा है। हम कोशिश करते हैं उन तमाम मामलात पे बात करने की जो कि हमारे माशरे में ख़ानदानों में परेशानी का, मसाइल का बायस बनते हैं और किस तरह से उनका सदेबाब मुमकिन हो सकता है। और अदाद शुमार की अगर हम बात करें तो इस वक्त बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तलाक में जो एक शरह ख़वातीन की जानिब से तलाक लिए जाने की वो 4,99,000 रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 5 साल में ये तलाक की शरह थी जो 35% जिसमें इजाफा देखने में आया। और हमारे माशरे में ख़ानदानी निज़ाम जो है वो बुनियादी अकाई है उसकी मियाँ बीवी, और उनके अंदर फिर अगर तहम्मुल मिजाजी ना हो, मामला फ़हमी ना हो तो इससे रिश्तों में दरारें पड़ती हैं और उसके बाद फिर जो नतीजा निकलता है वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। माहिरीन का ये कहना है कि खुला या तलाक ख़ानदानी निज़ाम की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है और बड़े सालसी बने तो ये शरह बहुत हद तक कम हो सकती है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे कपल्स के दरमियान में जो बड़े हैं वही अक्सर औकात जो है वो लड़ाई की वजह
वजह बन जाते हैं या उस अलहदगी की वजह बन जाते हैं। तो सूरत हाल जो है वो इस तरफ क्यों जाती है और इस तनाज़ात को इनको किस तरह से कम किया जा सकता है, सोसाइटी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये बहुत सारे अहम सवाल थे जिनके ऊपर आज हम बात करना चाह रहे थे। और इसके ऊपर अगर हम आपको बताएं तो इस्लामाबाद में तनाज़ात के हल की मुसालती काउंसिल भी अपना किरदार अदा कर रही है। इसके ऊपर अब इदारे जो हैं वो काम करना शुरू हो चुके हैं। काउंसिल ने अब तक 40% घर जो है वो टूटने से बचाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में काउंसिल घर बचाने के लिए काम काउंसिल कोशिश तो कर सकता है, घर के बड़े या जो बुजुर्ग होते हैं वो भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये असल जो मुद्दा है, ये मामला है, ये हस्बैंड और वाइफ के दरमियान रहना चाहिए और उन्हीं को हल करना चाहिए, उन्हीं को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। क्योंकि अगर ये मामला चार दीवारी से बाहर निकलता है तो इसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका दुश्मन है, और तरह तरह के मशवरे और फिर बहुत से ऐसे मामला होते हैं जो छोटा सा इशू होता है और जब वो घर से बाहर निकलता है या उसमें और लोग इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो और ज़्यादा बदतर सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और ख़ानदान टूटने तक भी नौबत आ जाती है। क्योंकि हर आपका दोस्त नहीं हो सकता है, जितने भी सुनने वाले लोग हैं या जो आपके रिश्तेदार हैं उसके अंदर भी बहुत से लोग होते हैं जो कि नहीं चाहते कि ये रिश्ता आबाद रहे। बात यह है कि ड्राइविंग सीट पे मर्द होता है, इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी भी उसकी है कि वो चीज़ों को बैलेंस करे। जिस तरह आप भी कह रही हैं कि अगर आप बैलेंस ख़राब होगा, अगर चीज़ें सही तरह से मर्द मैनेज नहीं कर पाएगा तो फिर रिश्ते ख़राब होंगे और उसको फिर आपको ओन भी करना होगा। जिस तरह आप सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं, घर का सरबराह खुद को कहते हैं, तो फिर अगर ख़राबी होती है खुदा न खास्ता तो उसको भी आपको ओन करना। बिल्कुल। तो इस वक्त जुनेद, क्योंकि रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, अगर आपकी शादी है और आपको फोटोशूट करवाना है, शादी तो होनी है ना, तो आप क्या करेंगे? शादी तो बिल्कुल, और आपकी यादें भी समेटनी है। ये वैसे बड़ा ज़बरदस्त आइडिया और ये वायरल हो चुका है। एक नया जोड़ा था नाज़रीन, रास्ते बंद थे तो उन्होंने उसको मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे फ़ोटो शूट कर डाला है, जो कि यादगार हो चुका है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स के सामने ये दूल्हा और दुल्हन ने फ़ोटोशूट करके अपनी जो वीडियो थी सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके बाद तारीख ही रकम कर दी है ना कि आपका शूट जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। अब इनके बच्चे भी याद रखेंगे और पूरी दुनिया में तो खैर ये इस वक्त वायरल हो ही चुका है। ये अब क्या कहा जाए, ये नेक नामी है या बदनामी है, लेकिन इनकी शादी यादगार बना दी है इस प्रोटेस्ट ने, कंटेनर्स ने। और डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो है एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ताहिरा, अगर हम इससे यही सवाल आपकी तरफ दोबारा से मैं करना चाहूँगी कि वजूहात क्या समझती हैं आप इस अदम बर्दाश्त की? अदम बर्दाश्त की वजूहात में वो एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। रिलेशनशिप डायनामिक्स जो है वो ओवर द इयर्स चेंज हो चुके हुए हैं। हम अक्सर अपने पुराने रिलेशनशिप्स और अपने पेरेंट्स और लास्ट जो जनरेशन हमारी थी उनकी हम मिसाल देते हैं कि उनके रिलेशनशिप्स तो ऐसे थे, वो सब्र बहुत ज्यादा करते थे, उनकी बड़ी अच्छी निभ भी गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो है वो फॉर्चुनेटली उस वक्त रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत डिफरेंट थे। अब रिलेशनशिप डायनामिक्स ये है कि आपकी जो बीवी है घर पे बैठी हुई, उसको आपका टाइम चाहिए, उसको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो चाहिए। और टाइम और क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे मौजूद है और आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, नो नॉट एट ऑल। शी वांट्स कि जब आप उसके साथ बैठे हुए तो फिर आप उसके साथ बैठे हुए, उससे ही आप इसके साथ इन्वॉल्व हैं। देन जो है फीमेल्स की एक्सपेक्टेशंस अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि दुनिया बहुत ग्लैमरस हो चुकी हुई है। सोशल मीडिया ने आपको ऐसी ऐसी चीजों से एक्सपोज किया हुआ कि आप जब तक वो चीज आपके घर में आ जाती है आपको सुकून नहीं आता, ये जो भी चीज आप देख लेते हो। तो उससे एक्सपेक्टेशन और फाइनेंशियल बर्डन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर कोई गलत फहमियाँ या नाचाकी या लड़ाई झगड़े छोटे मोटे तो हस्बैंड वाइफ के दरमियान होते ही हैं और हर घर में होते हैं, तो उसका बेहतर हल क्या होता है? क्या उन्हें आपस में ही सॉल्व कर लिया जाए, जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है उसे दूर कर लिया जाए, या फिर किसी बड़े को शामिल किया जाए? क्योंकि उमूमी तौर पे ये भी देखा जाता है कि अगर वो बात कमरे से या घर से बाहर निकली है तो उसमें फिर तरह तरह के मशवरे आते हैं और फिर बात बनने के बजाय और भी बिगड़ जाती है। तो आपकी राय क्या है इस पर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेहतरीन तरीका कार तो ये है कि दो लोग जो के शादी के बंधन में वो अपने मामला को खुद ही जो है वो बेहतरीन तरीके से हल करें। बट यूजुअली होता ये है कि वो जो आप देखेंगे ना, शादी के दिन पहले दिन से जो मसाइल चल रहे थे, शादी के 10 साल बाद भी वही मसाइल चल रहे होते हैं, उन्हीं पे ही लड़ाइयाँ बार बार हो रही होती है, वही चीजें बार बार सामने आ रही होती है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि उसको आपने प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया हुआ था, उसको आपने क्लोजर नहीं दिया हुआ था उस चीज को। और बार बार वो जब आपको उसका क्लोजर नहीं मिलता, एक ही बात पर बार बार दो चीजें खास तौर पे होती हैं। आदमी जो है वो औरतों की उस कंसर्न को एड्रेस नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते। उनको लगता है बस बात सुन ली है,
कि हाँ हो गया कर देंगे, इस तरह का जवाब दे के वो समझते ये कि औरतें सेटिस्फाई हो जाएंगी। नहीं, अच्छा ताहिरा, एक और चीज जवाब चाहिए होता है। एंड देन देयर इज, लेट मी प्लीज कंप्लीट, देन देयर इज अनदर थिंग कि आदमी जो होते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, तो उनके पास हर चीज का एक सोल्यूशन मौजूद होता है। वो फौरन जो है वो सोल्यूशन को जो है ऑफर करते हैं, और औरतें सोल्यूशन नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि उनको प्रॉपरली सुना जाए और उनको एड्रेस किया जाए। फिर ये जो थोड़े से हमारे बीच में लैक आते हैं, जो एक चीज़ हम लोग बार बार देखते हैं कि मर्द हजरात से एक्सपेक्टेशंस ये रखी जाती हैं कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दें, वो आपकी हर तरह से पुरसाइश आपको ज़िंदगी भी दें, लेकिन वो आपको टाइम भी साथ मैनेज करके दें। अब मर्द हजरात का ये शिकवा होता है कि वो एक जॉब को मैनेज करते हुए या कारोबार को मैनेज करते हुए आपके लिए टाइम किस तरह से मैनेज करें। वो कितना ज़रूरी है कि आपके पास जो है उसके ऊपर शुक्र अदा कर लें। आपको ज़्यादा की ख्वाहिश जो है वो कम से कम रिश्ता टूटने से बचा सकती है। या झगड़ा तो नहीं होगा ना कि अगर आपने कम पर ही गुजारा कर लिया और आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। औरतों की तरफ से डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगी? ये सिर्फ आदमियों की तरफ से डिमांड नहीं है जी, कि औरतें जो है, औरतें डिमांड नहीं करती सिर्फ ये कि आदमी टाइम नहीं देते। ये बहुत, क्योंकि क्लिनिक पे मैं तो देखती हूँ रोज ये होता है। आदमी ये कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं कि औरतें जब बच्चे हो जाते हैं, जब अपने घरों में मसरूफ होती है तो वो टाइम नहीं देती। ये कंप्लेन दोनों की तरफ से है। और बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि बेशक हस्बैंड अपने बहुत सारे जो उसने रोजमर्रा जिंदगी के जो मामला होते हैं उससे मैनेज करना होता है उनको। एट द सेम टाइम शादी भी उसी की जिम्मेदारी है। शादी या बीवी आपको ये नहीं कहती कि आपने 24 घंटे उसके घुटने के साथ लग के बैठना है। यू रियली नीड टू मेक इट। ये हमें जो हम एक गलत किस्म की परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है ना कि हस्बैंड बिजी होता है, उसको कहाँ से टाइम मैनेज होगा। यस वो बिजी होता है, मगर उतनी ही बिजी औरत भी होती है। तो अगर आपका रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो देन व्हाई यू आर इन दैट रिलेशनशिप। आप सब ये चीज समझिए कि जब आप उस रिलेशनशिप के रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा नहीं कर रहे तो वो रिलेशनशिप तो सफर करेगा ही करेगा। यस 24 घंटे एक दूसरे के पास हर वक्त अवेलेबल होना जरूरी नहीं, मगर जब भी अवेलेबल हो, चाहे दिन का आधा घंटा हो, चाहे हफ्ते में एक दिन हो, हफ्ते में 2 घंटे हो, प्रॉपरली एक दूसरे को टाइम दीजिए। तो आपको वो जो आपकी दोनों की शिकायतें हैं कि जी बीवी टाइम नहीं देती है, शोहर टाइम नहीं देता, वो खुद ब खुद मैनेज हो जाती है। अब अगर कोई इंसान ये कि मैं इतना मसरूफ हो गया हूँ कि मैं 2 घंटे भी नहीं निकाल सकता, तो देन ही रियली नीड्स टू थिंक ऑफ इट कि वो किस चीज के पीछे ये भाग तो रहा है। एक मुहर्रिक हो सकता है। बहुत सारे दीगर अवामिल भी हैं जो इसमें कारफरमा होते हैं, लाइक पेरेंट्स, आपकी फैमिली, लड़की की फैमिली और लड़के की फैमिली, ये दोनों भी अपना बड़ा किरदार अदा करते हैं। समटाइम झगड़े और लड़ाइयों की वजह ये बन जाते हैं। तो ये कितना जरूरी है? बहुत बड़ी वजह ये है, ये बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी वजह। लेट मी टेल यू कि ज्वाइंट फैमिली, आई एम सो सॉरी, ये हमारा फैमिली सिस्टम है, मगर इसकी वजह से शादियां बहुत ज्यादा खराब होती हैं। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है ये शादियों को आजकल के दौर में खराब करने की एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि अब हम ना तो बच्चियों की ट्रेनिंग इस तरह से करते हैं कि उन्होंने पूरे खानदानों को संभालना है जाके, मगर जब वो जाती है अगले घर में तो वहां पे उनको पूरे खानदान की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जो उनके लिए मैनेज करना नामुमकिन होता है। आप देखो, लड़की शादी करके आती है, आते ही सास और नंद जो होती है उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, जैसे उनके बच्चे और उनके शोहर जो आने वाली लड़की की जिम्मेदारी बन गए, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। उस औरत की जिम्मेदारी जो शादी करके आपके घर आई है, यस उसकी जिम्मेदारी लड़के के माँ बाप जरूर हैं, मगर उनके सारे बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं बन जाते। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसका शोहर है, और उसके बाद उसके शोहर के माँ बाप हैं जिसको वो लुक आफ्टर करना चाहे तो वो कर सकती है। बट दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ये कि चाहे औरत डॉक्टर भी है, वो डॉक्टरी भी अपनी करेगी, मगर घर आके अपने सास ससुर अपने घर हर चीज को मैनेज करेगी, विच इज नॉट बैड। मैनेज कर सकते हैं, मगर आप उसके लिए अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा ताहिरा साहब, अब सोशल मीडिया रिश्तों को ख़राब करने में, तोड़ने में कितना अहम किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि चले दफ्तर के अंदर जिस वक्त मर्द है उसकी समझ में आती है, काम में बिजी है, इसी तरह से जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी अपने काम काज में बिजी होती हैं, लेकिन जिस वक्त सारे घर में मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पे शाम के औकात में, बच्चे भी, तो बच्चे अपने कोई गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, टैब्स यूज़ कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, बड़े अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, और एक घर के अंदर होते हुए भी कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको जो वक्त मिलना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता, एक साथ बैठने के बावजूद भी। बिल्कुल ऐसा है, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज और है ना। आपने अपनी प्रायोरिटी अपनी फैमिली और अपना स्पाउस या अपने बच्चे नहीं बनाए हुए। आपने अपनी प्रायोरिटी ये बनाई है कि हम सब इकट्ठे बैठेंगे मगर अपने अपने मोबाइल की दुनिया में रहेंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू डिजाइन। आप अपने हर घर के, पहले जमाने में भी घरों के कुछ रूल्स होते थे ना जिनको फॉलो किया जाता था। नो वी रीडिजाइन,
नाउ वी नीड टू रीडिजाइन द रूल्स एक्चुअली, कि हमारे घर के रूल्स क्या होंगे और उसमें जब सब बैठेंगे तो किस तरह से बैठेंगे, खाने की मेज पे कैसे बैठेंगे, इन रूल्स की, क्योंकि हमारे घरों में इस वक्त कमी है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि एवरीबडी इज बिजी, एवरीबडी सिटिंग टुगेदर बट दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ। तो उसकी वजह से लाइफ इमोशनल कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वीकर है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है लोगों का। और इस वक्त जो डिमांड है फ्रॉम अ स्पाउसल और मैरिटल रिलेशनशिप सबसे ज्यादा वो एक इमोशनल कनेक्शन की है, विच वी आर लैकिंग। हमने आदमियों को इमोशनल कनेक्शन के ऊपर ट्रेन नहीं किया हुआ और औरतों की इमोशनल डिमांड बहुत ज्यादा तो अब क्या किया जाए? बेहतरी तो लानी है, हमें कुछ सुधार पैदा करना है, क्योंकि इस वक्त हम देखें तो हमारी पूरी सोसाइटी बिगाड़ का शिकार है। तो किस तरह से हम सुधार किस तरह से ला सकते हैं? सुधार लेके आने के लिए बहुत जरूरी ये है कि मेक योर रिलेशनशिप योर प्रायोरिटी। अगर आप वाकई अपने शादीशुदा जिंदगी को एक बेहतरीन रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो दो इम्पोर्टेंट चीजें जो है ना वो उसको सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात करी, बाकी सबकी बात नहीं करी, पूरी फैमिली की बात नहीं करी, इसको सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ को फोकस किया है जी। कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर को अपनी प्रायोरिटी बनाए। ही शुड बी टॉप ऑफ ऑल, चाहे वो बच्चों की माँ भी है तो भी उसका शोहर सबसे ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से हस्बैंड जो है वो उसको अपनी बीवी को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए, चाहे जितने मर्जी काम है, जो मर्जी है उसकी बीवी उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उस रिलेशनशिप से वो दोनों चाहते क्या है, कैसी फैमिली डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप एक स्पाउस होंगे वैसे ही एक फैमिली आप डेवलप कर पाएंगे ना। आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी आने वाली जनरेशन में क्या ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, किस तरह की लेगेसी उनको देना चाह रहे हैं। देन अपनी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के साथ जो है वो क्लियरली एक दूसरे को बयान कीजिए, बातचीत एक दूसरे से बहुत ज्यादा ओपन कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। रिश्ता इज़्ज़वाज जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मियां बीवी का रिश्ता सबसे पहले है और ये वो रिश्ता है जो सबसे पहले किया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि जब दुनिया बनाई गई तो सबसे पहला जो रिश्ता बनाया गया था वो भी मियां बीवी का था। तो मियां बीवी के रिश्ते की अहमियत क्या है इसको समझने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे दरमियान क्लैशेस की वजह बन जाते हैं या जो लड़ाई झगड़े हमारे दरमियान होते हैं वो ना हो, और हम एक कम्युनिकेशन गैप ना हो हमारे दरमियान, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें और उसको फ़हम व तफ़हीम से हल करें। और ये जिस तरह आपने बात की है कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और अल्लाह ताला को जब ये दोनों रिश्ता आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है इनके दरमियान रिश्ता। और ऐसी कुछ मिसाल के सामने आए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने स्टोरी शेयर की है, उनकी अहलिया कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हो गई थी। साबिक भारतीय क्रिकेटर भी हैं और बहुत से पाकिस्तानी फैंस भी हैं उनके। तो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है। नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया जो कि नवजोत कौर हैं, उन्होंने स्टेज 4 कैंसर को शिकस्त दे दी है। नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक उन्हें डॉक्टर्स ने बताया था कि अहलिया को स्टेज 4 कैंसर है जो कि हड्डियों तक फैल चुका था और अहलिया के पास सिर्फ और सिर्फ 5% बचने का इम्कान था। लेकिन उसके बाद बेटी ने तहकीक करके ग़िज़ाई प्लान तैयार दिया और इसके ऊपर अमल करके अहलिया ने 40 दिनों में, महज 40 दिनों में कैंसर को मुजदाती तौर पर शिकस्त भी दे दिया। और अब ये देखें कि जहाँ पर आपका डाइट प्लान ठीक है, ज़रूरी है और आपने वो तब्दील किया और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की और आपने वो डाइट प्लान फॉलो किया, लेकिन आप ये देखें कि मोहब्बत कितनी ज़रूरी थी। एक लाइफ पार्टनर की जो मोहब्बत थी वो बहुत ज़रूरी थी, उसका साथ बहुत ज़रूरी था, जिसके अंदर 40 दिन के अंदर उन्होंने मात दे दी है कैंसर। और ये सेलिब्रेशन चल रही है, ज़रा ये देखिए, उसके बाद फिर इस पे मजीद बात करते हैं। 4 महीने बाद कम भी नहीं है कि 40 दिनों में आपने एक स्टेज 4 को एक अच्छी ग़िज़ा के साथ, एक अच्छे डाइट प्लान के साथ शिकस्त दी है। तो ये और मोहब्बत और साथ ना भूलें, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है। आगे बढ़ते नाज़रीन और बात हो जाए कुछ एलन मस्क की, जिन्होंने दुनिया के तमाम शहरों का सफ़र 1 घंटे से भी कम वक्त में करने वाली स्पेसशिप बनाने का दावा कर दिया। बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है और वो कर भी सकते हैं। दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है, सफ़र की रफ्तार भी तेज़ हो रही है, तो इंसान नाकाबिले तस्खीर समझी जाने वाली जो खला को है उसको भी मुसहर करने पर तुला हुआ है। और सालों, महीनों, हफ्तों का सफ़र अब सिर्फ और सिर्फ आप कर पाएंगे चंद घंटों में। और ये हो रहा है जी, सफ़र के वसाइल को मज़ीद तेज़ से तेज़ तर बनाने की इंसानी जो जुस्तजू है वो जारी है। तो इसमें अपना किरदार टेस्ला कंपनी जो कि अपनी इजादात की वजह से मशहूर है, इसके बानी और एक्स के CEO एलन मस्क ने दावा कर दिया है कि उनकी कंपनी अब स्पेस एक्स के तैयार करदा स्टारशिप रॉकेट के जरिए दुनिया के तमाम शहरों के दरमियान 1 घंटे से भी कम वक्त में सफ़र कर सकती है। क्या इरादा रखते हैं ये? अभी तो मेरे ख्याल में ये मार्केट में दस्तयाब भी नहीं होगी, सिर्फ प्लानिंग हो रही है, ये दावा है। लेकिन अगर ये दावा भी सच है तो बहुत बड़ी बात है। रॉकेट के अंदर बैठ के आप रॉकेट की तरह ही जाएंगे, मेरे ख्याल में आप कुछ एंजॉय तो कर ही नहीं सकेंगे, आपको यही टेंशन पड़ी होगी। अच्छा, आप या तो एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप बहुत कम महदूद वक्त में ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ हो सकती है एक वक्त पे। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। दिसंबर का होने वाला है आगाज़ और सर्दी हमसे कहीं रूठ गई है। सर्दी का आगाज़ तो हम सब करें, जुनैद और मैं डेली बेसिस पे हम लोग यही डिस्कस करते हैं जब हम आते हैं तो क्या कब आएगी सर्दी, क्या कहाँ रह गई है सर्दी, ये हमारा सवाल होता है। लेकिन सर्दी लगता है वाकई नाराज़ हो चुकी है। बिल्कुल जी, और वाकई नाराज़ हो चुकी है सर्दी। और कब आएगी, क्योंकि हम लोग अमूमन देखते हैं जिस तरह जुनैद कह भी रहे थे कि दिसंबर में मौसम जो काफ़ी बदल जाता है और दिसंबर के ऊपर तो बहुत सारे गाने भी बने हैं जिसमें दिसंबर भीग भी जाता है और दिसंबर शायरी हुई है और बड़ा रोमांटिक महीना ऐसे तस्वुर किया जाता था। लेकिन इस बार तो ये नहीं पता था मुझे। नहीं, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, आप मान नहीं रही अभी। लेकिन इस बार तो जो है ना हम स्मॉग और फॉग के अंदर ही फंस के रह गए। हालांकि अमूमी तौर पे होता था कि बड़ी शदीद ठंड आती थी, फिर आती थी फॉग, और इस बार ये हो रहा है, अब ये होना शुरू हो चुका है कि ठंड आती नहीं है, स्मॉग आ जाती है और हम बीमारियों में फंस के रह जाते हैं। मुल्तान के शहरी क्या कहते हैं, उनके इस बात से पता लगे कहना, जरा वो सुनिए। मिला जुला मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं सर्दियों का कि सर्दियां आ जाएं। बच्चों के लिए तो सर्दियां हैं, लेकिन बड़ों के लिए और टीनेज ग्रुप के लिए उस तरह सर्दियां नहीं आई जिस तरह वेदर होना चाहिए। मुल्तान में ख़ास तौर पे लास्ट वीक में कुछ सर्दी ऐसा फ़ील हो रही थी कि आ रही है, अचानक से कुछ ठंड सी फील हुई। बट अब जो है ये 2-4 दिन से सर्दी तो बहुत दूर है, पता ही नहीं है कि आ भी रही है कि नहीं। अगर देखा जाए 12 से 3 के दरमियान में तो अमूमन पसीना आ रहा होता है, काम करते हुए फ़ैन ऑन करना पड़ जाता है। रात को थोड़ी ठंड महसूस होती है अगर बाहर बाइक वगैरह पे निकलते हैं। दोपहर को अगर हम 12 से 1 के बीच निकले तो गर्मी लगने लग जाती है। सिचुएशन इस तरह की है कि पंखा चलाएं तो ठंड लगती है, ना चलाएं तो गर्मी लगती है। बाकी जो सर्दी है उसको भी देर है, वो दिसंबर से तकरीबन शुरू होगी। मुल्तान में अब इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है कि गर्म कपड़े वगैरह पहने जाएँ या उनको परचेज़ किया जाए। पिछले दिनों में फॉग आई थी, मैं समझा सर्दी आ गई, मैंने जर्सी जैकेट वगैरह निकाल ली, गर्म ट्राउज़र वगैरह निकाल लिए, तो लेकिन जब बाहर निकला हूँ तो खूब सर्दी का। आपने लोगों के शिकवे सुने हैं, वो कहते हैं कि सर्दी आखिर रह कहाँ गई है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे आपको सरदार साहब। सरदार साहब, वाकई सवाल हमारा भी यही है कि सर्दी आखिर रह कहाँ गई है, क्योंकि दिसंबर का आगाज़ होने जा रहा है और नवंबर में भी पहले हम देखते हैं तो काफ़ी सर्दी में, और अगर सर्दी अब नहीं तो फिर कब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अच्छी सर्दी होती है वो तो यूजुअली खासकर मैदानी इलाकों में तो दिसंबर से स्टार्ट होती है या नवंबर के आखिरी जो हफ्ता या 10 दिन होते हैं इससे। लेकिन इस दफ़ा वाकई सर्दी कुछ दिन आप कह सकते हैं लेट है, और ओवरऑल भी जो ट्रेंड है वो पिछले अगर 63-64 ईयर्स के डेटा की एनालिसिस आप देखें तो कोई 8 से 10 दिन सर्दियों के दिनों में कमी आ गई है, जो ठंडी रातें हुआ करती थी उनमें। और इसी तरह से 8 से 10 दिन गर्मियों का दौरानिया बढ़ गया पहले के मुकाबले में। और आज से 30-40 साल पहले जो ट्रेंड हुआ करता था, अभी 20-25 साल पहले सरदार साहब, ये क्लाइमेट चेंज इसको कहिए क्या है ये, या फिर हमने अपने जो जंगल थे उन्हें काट दिया है, दरख्तों को काट दिया इतना ज़्यादा कि अब उसके असरात इस तरह से आ रहे हैं सामने? जी दोनों चीज़ें ही हैं बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज के की वजह से भी जाहिर है कि ग्लोबली भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और पाकिस्तान के टेम्परेचर भी ग्लोबल टेम्परेचर की जो इंक्रीजिंग रेशो है तकरीबन उसके साथ उसी रेशो से तकरीबन बढ़ रहा है। और मैदानी इलाकों में या चंद जो बड़े शहर हैं आपके, कराची, लाहौर हो गया, इसी तरह से कोयटा में इवन, तो कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर इंक्रीजिंग रेशो उस ग्लोबल रेशो से भी ज़्यादा और विद इन पाकिस्तान दूसरी जगहों से भी ज़्यादा है। तो क्लाइमेट चेंज का तो ज़ाहिर असर है कि अब आने वाला साल जो है ना पिछले साल के मुकाबले में निस्बतन गर्म आपको दिखाई देता है। और इस साल जो भी इसमें यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो पूरे सीजन की फोरकास्ट है वो भी यही है कि मामूल से कम है सर्दी इस दफा, मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। दौरानिया कम हो जाना कि डेज पहले ज़्यादा थे, महीने ज़्यादा सर्दी के होते थे, अब कम हो गए। और एक शिद्दत भी है, क्या शिद्दत में भी कमी आई है? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह सर्दी पहले हुआ करती थी उस तरह की शिद्दत अब महसूस नहीं होती है। जी कुछ किसी हद तक शिद्दत में भी कमी आ गई है। पहले आपने अगर आप पीछे जाए ना कोई 25-30 साल पहले, तो पहले दिसंबर में अच्छी खासी जो वेस्टर्ली वेव से होती है यहाँ पर बारिश और बर्फबारी वो आ जाती थी। और उसके बाद जाहिर है कोई एक बारिश बर्फबारी बरसाने वाला कोई एक वेव गुजरती है या एक सिस्टम गुजरता है, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर अच्छी एक तरह से वो पेनिट्रेट करती है, तो सर्दी इस तरह से ज्यादा हुआ करती है। लेकिन दिसंबर में बारिशें होंगी, वो जो गाने थे भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, कुछ सच साबित होगा? कम ही बारिशें हैं दिसंबर में। ओवरऑल इस पूरे विंटर में कम बारिशें हैं जी। ये एक तरह से ना वन ऑफ द ड्राइएस्ट विंटर एक तरह से दिखाई देता है। तो ये तो और भी अलार्मिंग लग रहा है सरदार साहब कि अगर इतनी गर्मी पड़ेगी और सही तरह से ठंड में नहीं पड़ेगी तो फिर तो आने वाले दिनों में सैलाब के खदशात भी बढ़ जाएंगे।
देखिए, सैलाब के खदशात तो ख़ैर वो चीज़ है कि यूजुअली आपके या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तो ग्लेशियर्स के पिघलने से, जैसे चंद साल पहले हुआ था काबिल रिवर में, आपको शायद याद हो, नौशहरा के आसपास अप्रैल में सैलाब आ गया था, इतनी गर्मी बिल्कुल। पड़ी थी। और वो प्योरली उसके बर्फ़ के पिघलने से हुआ था। इसी तरह से जो फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो उससे मुत्तसिल मानसून का या प्री मानसून का सीज़न जो होता है, हुँ। वो तो ख़ैर अभी दूर है, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वाक़ई सैलाबी कैफ़ियत होगी या नहीं तो होगी, क्या इस लेकिन रूठी हुई सर्दी को वापस लाया जा सकता है राइट। सरदार साहब? कोई इम्कानात हैं, कुछ अब इस तरह के वेट इक़दामात किए जाएँ? जी, देखिए वेट करना पड़ेगा, ज़ाहिर है अब इसका दिसंबर के मेरे ख़्याल में कुछ 6 या 7 दिसंबर से एक वेव आएगी, कुछ ना कुछ फिर ज़ाहिर है इसमें सर्दी में इज़ाफ़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप बहुत हमारे साथ शुक्रिया। मौजूद थे सरदार सरफराज साहब। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश के बाद कुछ सर्दी में भी इजाफा होगा और जो हम इंतज़ार कर रहे हैं वो सर्दी फाइनली आ भी जाएगी। लेकिन बहरहाल क्लाइमेट चेंज तो है और सर्दी की जो दौरानिया है उसमें भी और अलार्मिंग शिद्दत में भी सूरत हाल काफ़ी वाक़ई जुनैद इस तरह से भी है, क्योंकि अगर खुश्क सर्दी जिस तरह से कह रहे हैं कि बारिशें हाँ, कम होंगी तो तो वो एक बीमारियों का बीमारियों बाइस का भी बाइस भी बनती बनती है। आगे बढ़ते नाज़रीन, बात कर लेते हैं पाकिस्तानी जो काविशें हो रही हैं शोबिस की दुनिया में, उसके अंदर उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा, और वो है तैफूर खान, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की इंटरनेशनल वेब सीरीज़ लेकर आ चुके हैं, स्टार्स प्ले पे चलाई भी जा रही है। थीम क्या है, कहाँ कहाँ शूट हुई और कितनी कामयाबियाँ इसे तो लिए बैठे हैं। तैफूर खान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, आपको वेलकम करेंगे तैफूर भाई। एक तो ये कि ये सफ़र कैसा रहा, ये सीरीज़ कितने अरसे में बनी और अब जबकि ये प्ले हो चुकी है फीडबैक कैसा आ रहा है? सफ़र तो काफ़ी मुश्किल रहा बिकॉज ऑनेस्टली हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ थी और स्पेशली दूसरे मुल्कों में जाके शूट करना। रिवायती मौज़ूआत से भी हटके है, जी हमने बिल्कुल, देखा इसके अंदर। बिल्कुल वेब सीरीज़ करने का मकसद भी यही था कि वो चीज़ें जो हमारे यहाँ चल रही हैं स्पेशली ड्रामाज में, और उससे कुछ हट के काम किया जाए, क्योंकि जो क्रिएटिव इंसान होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि कोई नई से नई चीज़ करे, और हमारे यहाँ चूँकि जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है वो सबको लीड कर रही है, उस सब उसके अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, इवन फिल्म्स भी, तो वो उससे निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक शौक़ था और ये है कि वक्त थोड़ा लग गया बिकॉज जब स्टार्ट की थी तो कोविड का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, ये तब से चल रहा है? स्टार्ट की थी shooting इनिशियली, वगैरह? नहीं उस स्टार्ट ये आइडिया किसका था ये सारा? ये मेरा ही था, इट्स माय बेबी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम अ पेपर पे लिखना। अच्छा, आप डायरेक्टर भी हैं, इसके अदाकार भी हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले एक मैं दफ़ा राइटर भी वो हूँ, राइटर भी हैं इसके, हम वो पहले स्टोरी अपने ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे श्योर, श्योर, कि उसकी कहानी क्या है इसकी बेसिकली। आप वो देखें ट्रेलर, उसके बाद बात करते हैं इस पर। बहुत ही खूबसूरत मनाजर में ये एक्शन, शूट थ्रिल, हुआ है, सस्पेंस action सब कुछ भी ही है। दिखाई दे रहा है इसमें। ड्रामा से हटकर आपने ड्रामा में अदाकारी की, उसमें बड़े सोबर, डिसेंट और बड़ी वो वाली अदाकारी मैंने देखी हुई है, और एकदम से फील्ड को चेंज करना, फिल्म इंडस्ट्री में आना और फिर इस तरह की कहानी के ऊपर काम करना, जिसको लिखा भी आपने, डायरेक्ट भी आपने किया, अदाकारी भी की। मुश्किल टास्क तो था, लेकिन ये सोचा कैसे आपने कि कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि सब छोड़ चुके हैं, भुला चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री पर काम करना ज़रूरी है। आई थिंक वो एक अपने शौक की बात होती है। मतलब मैं जब एक्टिंग में भी आया था तो मेरा यही होता था, बिकॉज मैं कम काम किया, मैंने ज़्यादा नहीं कर पाया, बिकॉज हमारे यहाँ पैटर्न है कि जो डॉक्टर है वो तायार डॉक्टर रहता है, जो पुलिस वाला बन गया उसको पुलिस वाले के रोल दिए जाते हैं, बाप में सर्टन किस्म के, लव स्टोरी में सर्टन किस्म के लोग होते हैं, तो वो उससे मैं आर्टिस्ट बोर हो जाता है। मतलब वो एंड में आपको इट रिमेन्स जस्ट अ जॉब, एक नौकरी लगने लग जाती है आपको। तो आई थिंक एज एन बीइंग एन आर्टिस्ट अपने आप को जिंदा रखने के लिए यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स। एक्टिंग में भी मैंने जो किया, आई थिंक बहुत ही मुश्किल होगा कि 2 या 3 एक किस्म के प्लेस मैंने किए हों, बिकॉज आई डिड कॉमेडी भी की है मैंने नेगेटिव भी किए हैं, लोग नहीं करते। देन आई डिड बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड भी काम किया। तो ये एक शौक़ था कि करना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज में जो कर सकते थे, एक एफर्ट है, अब देखें कैसी लगती लोग। अभी तक तो बहुत। और जो कास्ट है वो किस तरह से आपने चूज़ की? पहले से माइंड बनाया हुआ था कि इन्हें ही आपने कास्ट करना है, या फिर कुछ ऑडिशंस वगैरह लिए आपने? नहीं, अब आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, सारी बात है, सब जानते हैं, दोस्त वगैरह हैं, तो आपस में डिस्कस होता रहता है। स्टोरी लिख रहे थे तो आइडिया था? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। उसमें मोहसिन वाज द फर्स्ट वन जिसको मैंने सबसे पहले किया था कि ये होगा, और उसके बाद ये है कि देन रोमा केम इन फ्रॉम माइकल। एक डीजे को आपने एक्शन हीरो बना दिया? हाँ बिल्कुल। नहीं वो बहुत अच्छा एक्टर है, इज अ वंडरफुल एक्टर, और उसमें जो जिस तरह की फिजिक उसने रखी हुई है और जो किया, हम तो जानते हैं वो ड्रामों में बेचारे को मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, मोहसिन वैसे भी बहुत सारे नेगेटिव रोल करता हुआ हमें ड्रामास में भी नजर आता है, तो यहाँ पर उसका एक्शन और थ्रिलर उसका थोड़ा सा नेगेटिव क्या कह लें बेसिकली, लेकिन ये इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से बाहर है। आई थिंक जो एक इसमें हीरो विलन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स वेरी एक डिफरेंट सी कहानी है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, बेसिकली दोनों एजेंट्स अंडर कवर कॉप्स हैं। मेरा करेक्टर कबीर का है, मेजर कबीर का, जो कि इसका इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। तो वो कुछ इसके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो छोड़कर एक टेररिस्ट बन जाता है अंडरग्राउंड जाके। ओके। तो वो मेरी ड्यूटी लगती है कि मैंने इसको पकड़ना है।
और वापस ला अब हम दोनों के दरमियान एक उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, तो मैं इसको 2-3 दफ़ा बचा लेता हूँ कि इनकाउंटर नहीं होने देता। तो फिर ये भी मेरा लिहाज करता है, मुझे मारता नहीं, लेकिन देन इट कम्स टू लव। एक जब औरत बीच में आती है, लव स्टोरी का ट्रायंगल आता है। अच्छा, वो आपकी तरफ से आती है या मौसम की तरफ? मौसम की तरफ से। तो वो नॉट वो ये नहीं कि कुछ आप देखेंगे तो मजा आएगा, कोई ट्रायंगल नहीं है इसमें, लेकिन वो लगता है। और ये हमारी ऑडियंस कहाँ देख सकेंगी? स्टार्स प्ले पे लास्ट वीक रिलीज हुई है, और इसके बाद ये कितने एपिसोड्स हैं? 6 एपिसोड का सीजन है, और इसके बाद फर्स्ट सीजन है जी, फर्स्ट सीजन। और कितने आगे मेरे ख्याल में ये तो चलेगा? अगर इसका प्लान है पैसे रिकवर हो गए तो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी है? नहीं, मेरे साथ इन्वेस्टर्स हैं, ये नहीं प्रोड्यूसर्स हैं, ये पाकिस्तान से फार्ट्स एंटरटेनमेंट, फरहान कैसर हमारे भाई हैं, जितने मैंने आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके होते हैं, और लंदन से शोमन स्टूडियो, करण सिंह दुग्गल और अतुल शर्मा, शोमन स्टूडियो के नाम। अदाकार सारे अपने पाकिस्तानी लिए हैं? नहीं, इंडियन इसमें है, ब्रिटिश में है। ब्रिटिश में। और आपने बताया कि थाईलैंड, यूके और पाकिस्तान इन 3 लोकेशंस पे हुआ, तो चैलेंजेस भी थे, मुश्किलात? बहुत। किस तरह की? अच्छा, मेरे लिए इतने नहीं थे, क्योंकि मेरा जो लोगों को जो ऑडियंस जानती है वो सिर्फ जानती है कि एक्टिंग करते हैं, हालांकि मेरा असल में प्रोडक्शन से ताल्लुक है। स्टार्टिंग में करीब प्रोडक्शन, और मैं आज बताना चाहूँगा कि मैं आप बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे न्यूज़ चैनल का सेटअप देख के। पाकिस्तान में जो पहला न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ था, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, समीर खान के साथ भी लोगों की बड़ी वाबस्तगी है, तो आप उनके भाई हैं, वो काफ़ी एक्शन में नजर आते हैं, पुलिस वो आजकल वो थोड़ा सा शुरू हुआ है काम। तो उनके साथ भी कोई कोलैबोरेशन करने का इरादा है, या वो अपने कामों में बिजी हैं? नहीं है, मतलब वो लोग कहते हैं, मैंने कहा यार वो उसको मैं जब यूज़ करूँगा तो किसी अच्छी जगह पे यूज़ करूँगा। वी हैव अ प्लान ऑफ अ कॉमेडी मूवी। वो 3 भाइयों की कहानी है, टोटल आउट एंड आउट, उसमें आप दोनों नजर आएंगे। कोशिश जब उसकी बारी आएगी, अब एक कर रहा हूँ मैं इस वक्त पंजाबी फिल्म, इसके बाद उसकी बारी है, तो लेट्स सी। क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामों का बहुत ज़्यादा वो है, इन्फ्लुएंस भी आपने कहा वो करते हैं इंडस्ट्री को, तो किस तरह का रिस्पांस आपने देखा है अपने ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकारों के हवाले से या प्रोडक्शन टीम के हवाले से, कि बहुत अच्छी स्टोरी है, कैसी है? बहुत अच्छा। मैं उस दिन बैठा हुआ था, तो वसी शाह साहब हमारे बड़े से राइटर हैं, हम तो उसको देखते हैं, उनके शो पे गया तो उन्होंने बहुत तारीफ की, और क्योंकि उन्होंने देखी भी थी, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस की। दैन फैसल कुरैशी, जितने हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने देखा, मुझे कॉल्स आई, मुझे मैसेजेस आए, और मुझे राशिद ख्वाजा खान साहब की कॉल आई, जो कि बड़े सीनियर हमारे एक एनालिस्ट और प्रोड्यूसर हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिकॉज मैंने ये कोशिश की थी कि 2 साल इसको बनने में लगे, डिले हो गई, तो मैंने इसको बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा, हम लोग उम्मीद छोड़ चुके हुए थे, हम लोग उम्मीद छोड़ चुके हुए थे कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है दोबारा से फ्लरिश करेगी और दोबारा से उसके अंदर काम होगा। हम वो एक गंडासे के ऊपर फंस के रह गए हैं, और बहुत सारी स्टोरीज हमारी। और लेकिन हम देख रहे हैं इसके अंदर ग्लैमर का तड़का भी है। उम्मी तौर पे हम पड़ोसी मुल्क की ग्लैमर की चीज़ें, मूवीज़, ड्रामे देख लेते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क में बनता है तो उस पर काफ़ी तनकीद होती है। तो कोई इस तरह का मामला भी रहा? बिल्कुल। पहली दफ़ा जब ये ऑन एयर हुआ है एक सोशल मीडिया के मैगजीन, पूछा होगा ये क्या बना दिया सर, वो ऐसी आई कि पहले 3 तो ऐसे कमेंट आए कि मैं डिप्रेस हो गया, ये क्या हो रहा है। फिर मुझे पता लगा वो बैठे होते हैं इंतजार में, तो वो फिर ऐसा अच्छे पॉजिटिव भी आए, तो वो क्रिटिसिज्म तो होता है। देखिए मेरी बात सुने, हम जिस नेशन का हिस्सा है वहाँ पर आपको पता है कि बहुत डाइवर्स किस्म की सोच है, वो एक बिल्कुल उधर उसमें आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। सबको खुश करना। हम लोग मुनाफिक इतने ज्यादा है कि हमने जो चीज देखनी है हमने उसी के ऊपर तनकीद करनी है। दीपिका करेगा तो हम बहुत की हम देख लेंगे, हमारी लड़की ने कुछ थोड़ा सा हो गया तो वो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। बहरहाल आई थिंक मैं बड़ा सेंसिटिवली इस चीज़ को किया है, कोई चीज़ वल्गर नहीं है इसके अंदर मेरे हिसाब से, जहाँ ज़रूरत थी उस हिसाब से, बिकॉज ये इंडिया में भी रिलीज होनी है। इट्स गोइंग टू गो ऑन Amazon प्राइम वीडियो पर भी है ये? अभी नहीं, अभी रिलीज होगी, फरवरी में आएगी, बिकॉज 3 महीने का हमारा सिर्फ पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्स प्ले के साथ। हम दुनिया में रिलीज नहीं कर सकते अंटिल दे हैव डन विद 3 months। अच्छा, लीडिंग रोल्स आप 3 लोगों के पास हैं? इसमें 4 लोग हैं बेसिकली। 4 लोग। एक तो मोहसिन है, मैं हूँ, रोमा माइकल है यहाँ से मॉडल, उन्होंने अभी वो पेजेंट जीता है साउथ एशिया का बड़ा ज़बरदस्त। और एक हिना मेलन है जो कि ब्रिटिश हैं, इंडियन ब्रिटिश फ्रॉम कश्मीर, लेकिन बॉर्न देयर। अच्छा, वो हैं। उसके अलावा वहाँ से अतुल शर्मा है, करण सिंह दुग्गल हैं, और निक हैं हमारे दोस्त। सबके काम से सेटिस्फाई हैं? मुश्किल किसके साथ आई, आप समझ रहे हो कि इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको? आई थिंक वो इसमें ये लिबर्टी होती है कि चूँकि मैं खुद राइटर था, तो मैं अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज करता जाता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोहसिन अच्छी कर रहा था, जो शायद मैंने सोची नहीं हुई थी। अच्छा, तो हम करते गए, अडेप्ट करते गए, करते रहते हैं, चीज़ें इस तरह जाती हैं। तो मैंने कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं रखा जो कि उसकी असल पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा डिपिक्ट हो, क्लैश जो जैसा लगता है वैसा उसको कैरेक्टर दे दिया, तो उस लिहाज से अच्छा रहा। लेकिन बेहतरी तो आपको पता है देयर इज़ नो एंड, हो सकती है। मतलब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे,
मेरे पास क्रू बहुत कम था और बहुत मुश्किल हालात इसके अंदर सॉन्ग्स भी हैं, सॉन्ग्स का तड़का भी है, यानी कि सब कुछ है, एंटरटेनमेंट भी है, ग्लैमर भी है। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हमारे जो सिनेमा के ओनर्स हैं उन्होंने बहुत लोगों ने कहा सिनेमा में चला दो। तो देवर बहुत इवन स्टार्स पे भी नहीं कहा क्योंकि इनके पास अपने सिनेमाज भी हैं, इनके सिनेमाज हैं स्टार्स में, ख्याल क्या नाम, मुझे नाम नहीं पता इस वक्त, सिने प्ले शायद इनके सिनेमाज हैं। तो उन्होंने कहा जी आप इसको रिलीज़ करें। मैंने कहा यार इसको एक तो मैंने बनाया नहीं उस नीयत से, ठीक है, और मैं अभी इससे डर रहा हूँ, मैंने जब बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया ही नहीं है तो वो ये ना हो कि पहली और आखिरी फिल्मों में। बिल्कुल सही। लेकिन आपको लगता है कि चैलेंजेस हो सकते थे अगर आप इसको सिनेमा स्क्रीन और इस तक लेकर चेंज को कैसे देख रहे हैं? ये कुछ सिनेमा से निकल के अब डिजिटल मीडिया की तरफ सारी रुझान आ रहा है, हर घर पे, हर टीवी पे आपको यही नजर आता है, तो ये चेंज ठीक है, पॉजिटिव है। आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। मैं 3-4 साल पहले ये बात कह चुका था, इवन टेलीविजन चैनल्स हैव टू डू इट नाउ। आप देखते हैं कि जितने आप आजकल प्लेस देख रहे हैं उनकी जो व्यूअरशिप है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। इट्स रिवर्स नाउ। पहले चैनल होता था, फिर उसकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होती थी, अब सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसके बाद चैनल को लो, बिकॉज एक नया चैनल आया ग्रीन, उसको शायद पहले नहीं जानते थे, लेकिन अभी एक वेब सीरीज टाइप का एक सीरियल है ग्रीन की बात करें। जी, वो क्या नाम है उसका, दुनियापुर शायद, दुनियापुर एक्शन जो चल रहा है, तो वो मैं अभी कनाडा में था, तो वो वहाँ पर भी लोगों ने रिस्पॉन्स उनको सोशल मीडिया पे देख के दिया, बिकॉज वहाँ पे अभी वो देखा नहीं जा रहा चैनल, और सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा, वहाँ से व्यूअरशिप आई, अब लोगों को चैनल के बारे में पता लगना शुरू हो गया। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। विश यू ऑल द बेस्ट, हमारी ढेरों दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं ये कामयाबी आप समेटें और उसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद और ऐसे प्रोजेक्ट्स सामने आए। नेक्स्ट सीजन आते हैं, ट्राइंग माय बेस्ट जी, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, और आप बड़ी स्क्रीन के लिए, सिनेमास के लिए भी आप नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये कामयाबियों का सफर इस तरह से उम्मीद करते हैं जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और कुछ बात हो जाए दीगर इश्यूज़ की भी। और आपके इल्म में मौसम की तो हम बात कर ही चुके हैं, और ये भी हम बात कर चुके हैं कि कब एक्सपेक्टेड है ठंड, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बात हो जाए कनाडा में होने वाले इस कॉन्सर्ट की। दुनिया के गहरे तरीन मकाम पर रॉक कॉन्सर्ट का आलमी रिकॉर्ड बनाया गया है। कनाडा का एक बैंड अपने मौसीकी आलात को एक कान की गहराई में ले गया ताकि ज़ेर ज़मीन गहरे तरीन लाइव कॉन्सर्ट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जा सके। अच्छा, माइंस के अंदर ये रिकॉर्ड कायम करना और इस तरह के अपने आलात लेकर जाना, मुझे लगता है कि कोई जो निचली सतह पर कौम थी उसको जगाने का इरादा था। स्पीकर का वॉल्यूम ऊंचा करें और कान बैठ जाए, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये रिस्क लिया है और दिलचस्प अंदाज है। और सतह समंदर से ये 8,086 फुट और 11.31 इंच नीचे है, और ये कॉन्सर्ट मुनक्किद किया गया है। बैंड के गिटारिस्ट नॉम डायर का कहना था कि इस कान से निकालने में 6 साल गुजरे और फिर इस जो कारनामे को सरअंजाम दिया उन्होंने, और दुनिया भर के अंदर ये वीडियो वायरल हो चुकी है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ भी हैं जिस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए नामों की बड़ी अहमियत है, उनके बड़े असरात होते हैं, और अमूमी तौर पे जो नाम रखते हुए इंसान समझता है कि छोटी सी बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाज़ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि नाम में कोई गलत बात नहीं, कोई भी रख ले, हालांकि इसके शख्सियत के ऊपर और बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर असरात होते हैं। और कहा जाता है कि ख़ास तादाद के बाद जब एक नाम पुकारा जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद अगर आप नाम चेंज भी कर दें तो जो पिछला नाम है उसके असरात हमेशा भारी या वज़नी नाम जो है साथ रखते हैं। तो ये नाम किस तरह से रखा जाए, ठीक है, भारी क्यों है, ये वज़नी क्यों है, ये सब बात कर लेते हैं। समराना शाह हमारे साथ मौजूद है, और आप माहिर इल्म नजूम भी हैं। वेलकम टू शो समराना। समराना, आपका इल्म क्या कहता है इस हवाले से कि हमें जो नाम का हम सुनते हैं, ये सिर्फ एक मिथ है कि नाम ये वाला ठीक रहेगा इस पर्सनालिटी के लिए, या बच्चे के ऊपर ये बड़ा भारी है, बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, ज़िद्दी हो गया है, क्या ऐसा होता है? बच्चे के ऊपर नाम का इम्पैक्ट है? बिल्कुल जी, देखिए नाम जो है ना, आप अगर अपने मजहबी प्रोस्पेक्टिव से भी देखें तो बार बार ये क्या, आप कोई भी इल्म उठा के देख लें, इल्म जफ़र, इल्म नजफ़, इल्म फ़ल्कियात, या अपने मज़हब को आप उठा के देख लें, बार बार ये कहा जाता है कि आप जो है नाम चूज़ करते वक्त
प्लीज़ आप वो नेम चूज़ करें जो आप, बिकॉज नेम आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। किसी आलिम से मशवरा कर लें। जी एग्जैक्टली, लोग इसकी अहमियत को समझते नहीं है, क्योंकि नाम जो है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप करेगा। और आप देखें बार बार हदीस अगर आप रेफरेंसेस लेंगे तो क्या है कि बार बार कहा जाता है कि आप उल्टे नामों से प्लीज मत पुकारा जाए, नाम ना बिगाड़ें, नाम ना बिगाड़ें। और निक नेम, आप देखें नाम से आपका पर्सनालिटी डेवलप, अच्छा लोगों की किस्मत रुक जाती है। बाज़ औक़ात आप जब निक नेम या कुछ, जैसे हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तानी किसी को कालू कह दिया, किसी को बंटी कह दिया, किसी को कुछ बबलू कह दिया। अब वो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को बड़ा अरसा तक लिली कहती रही हूँ, लिली फ्लावर से मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। क्या किया आपने उसका पूरा पर्सनैलिटी डैमेज कर दिया। उसका लक उसके नेम के साथ कनेक्टेड है, डेस्टिनी नेम के साथ कनेक्टेड है। नेम वो चीज़ है जो बाय बर्थ से लेके एंड तक जो आपके साथ चलेगा। तो आपने कहीं ना कहीं, अच्छा फिर क्या मद्देनजर क्या रखना है नाम रखते वक्त, किससे मशवरा किया जाए और किस तरह पता चले कि किस बच्चे का क्या नाम रखना है? अच्छा ज़्यादातर देखिए आप किसी वही आलिम या क्वालिफाइड के पास आप चले जाओ, उनसे मशवरा कर लें। सपोज़ अगर आप मशवरा नहीं कर सकते तो आप वो नाम चूज़ करें जिनके मीनिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों, ठीक है। जैसे कि अंबिया कराम के नेम हैं या फिर सहाबा कराम के नेम हैं, या फिर वो नेम आप चूज़ करें जिनका प्रॉपर आपको मीनिंग जो है वो मालूम होना चाहिए कि इसका ये मीनिंग है, या जो आपको नेकी की तरफ राग़िब करे। बिकॉज़ जिस तरह ब्रेक में बात कर रही थी समराना कि अल्लाह ताला के नामों के जो सिफ़ात होती हैं वो बहुत हर बंदे के ऊपर सूट नहीं करती, तो ये ज़रूरी है कि साथ में अब्दुल्ला लगाया जाए ताकि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसकी जो सख्ती है या जो शिद्दत है वो असरअंदाज ना हो, आप अल्लाह के बंदे कहलाएं अब्दुल्ला लगाने की। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत लोग हैं। अब देखें क्या है कि मेल के लिए जो है, जैसे लोग खालिक नेम रखते हैं। अब खालिक क्या है, तख्लीक करने वाला, या फिर बहुत से लोग जो है वो मालिक नाम रखते हैं, मुल्क नाम रखते हैं, या फिर दिस लॉट ऑफ नेम जो बहुत भारी हैं, ठीक है। इस तरह के नाम आप जो है वो अवॉइड करें, या फिर उनके नेम के पहले जो है अब्दुल्ला लगा लें, ताकि वो जो है उसका जो वजन है या उस नेम की अफादियत अच्छा, नाम वाकई में वजनी होते हैं, उनके असरात भी नेगेटिव आ सकते हैं अगर आप बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे हम लड़कियों के नाम रखते वक्त जो ममनू है ये मजहबी तौर पे भी, अच्छा आप इरम नाम ना रखें, बिकॉज इरम क्या है कि कौम ऊद थी जिनको तबाह किया गया था, तो इरम का मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर आप कशफ जो है, कशफ मीन, बहुत लोगों के मैंने नाम सुने कशफ है बिकॉज ट्रेंडी है। कशफ मीन बेपर्दा, तो आप मत रखें बिकॉज पर्सनैलिटी पे असर आ गया। फिर ये फारिया, फारिया नेम मैंने बड़ा सुना है और बहुत लोग, अब फारिया की मीनिंग क्या है, काटने वाला, तो आप क्या नाम रखें उसका। समराना, हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है ड्रामों को देखकर डिफरेंट यूनिक नेम रखना, और वो चाहे बच्ची है या बच्चा है, हम लोग चाहते हैं मॉडर्न नाम हो, हम उसके मीनिंग्स पर नहीं जाते हैं। तो ये ड्रामों ने कितना हमारे ऊपर एक अपना इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है कि यार ये नाम जो है ना, ये ड्रामे में चल रहा था, ये बड़ा खूबसूरत है। जिस तरह आपने अभी वो एक नाम का जिक्र किया, लड़कियों वाला नाम, वो बहुत ज़्यादा, कश्यप के साथ एक और नाम, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है फारिया ड्रामों में। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही रखते हैं, ड्रामों को देख के नाम रखते हैं। चले, ये तो ड्रामा का तो वैसे हमारी लाइफ में सोशल मीडिया का तो इन्फ्लुएंस है ही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर हर तरह से पर्सनैलिटी के। बच्चियाँ कहती हैं हमारा नेम भी वो होना चाहिए, हम फैशन भी वो अडॉप्ट करें, पर्सनैलिटी भी वो अडॉप्ट करें। बट एक और भी ट्रेंड है कि अभी नाम रखने का जो है वो लोग क्या करते हैं, कुरान खोला, उसमें जो पहला वर्ड दिख गया, चाहे वो हलवातुल कतीर वाला मामला है वो भी आ गया, तो आपने वो नाम रख दिया। अबू जहल का नाम आ जाएगा तो आपको फिर वही रखना है क्या? एग्जैक्टली वही, तो बहुत से ऐसी चीजें भी हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी चीज़ जो है वो बड़ी गलत चीज़ है, इसको भी अडॉप्ट नहीं करना। फिर एक वो पेयरिंग के चक्कर में जो रखते हैं, एक अगर बारे खान है तो दूसरा जो है वो दरवाजा खान, मिलता जुलता नाम होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वो जो है बहुत वर्स्ट है, और आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत से लोगों की, मैंने कहा, लक रुक जाती है इस वजह। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत से पेरेंट्स को नाम रखने के कुछ अरसे के बाद ख्याल आता है कि ये नाम या उसके असरात गलत आ रहे हैं, तो मेरे नॉलेज में तो ये भी है कि एक स्पेसिफिक तादाद में कोई नाम पुकारा जाए, किसी बच्चे को उस नाम से पुकारा जाए तो उस नाम के असरात उसकी पर्सनैलिटी में पुख्ता हो जाते हैं, और फिर नाम अगर बदल भी दिया जाए तो उसका शायद उतना फ़ायदा या फ़ायदियत नहीं होगी। या इसमें कोई हकीकत है कि एक एज तक नाम पुकारे जाने से
उसके असरात आ चुके होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि सपोज अगर आपको टाइमली पता चल गया क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और कुछ नामों से मुतल्लिक आप बता रही थी कि नहीं रखने चाहिए मर्दों और ख़वातीन के अंदर, वो एक बार फिर से दोहरा दीजिए अगर आप। जैसे खालिक, कुद्दूस, मालिक, मुल्क नेम अगर आप रखें ये अवॉइड करें। अगर रख रहे हैं तो उनके साथ अब्दुल्ला या मोहम्मद का कॉम्बिनेशन आप बना लें। फिर लड़कियों में जो अवॉइड करने हैं फारिया, फारिया, फारिया रख सकते हैं एन के साथ, बट फारिया लाइक रे और ये या जो है वो आप अवॉइड करें। फिर कशफ नेम अवॉइड करें, इरम नेम जो है वो अवॉइड करें। बेसिकली अच्छा, बच्चों को बुलाते हैं समटाइम ना आप जानवरों के नेम से या फिर शैतान कहते हैं, इसका बड़ी सख्ती से जो है वो मना किया गया है कि जानवरों के एक साइकोलॉजिकल टर्म है मिरर रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, कि आपका माइंड वो चीज़ें अडॉप्ट करता है और इस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आप किसी बच्चे को बुरा बुरा कहना शुरू कर दे तो बुरा बन के आपको तो वो बन जाएगा। एग्जैक्ट। अच्छा समराना, स्टार्स की बात करते हैं, लोग स्टार्स के साथ भी मैच करते हैं नामों को कि इस सितारे के हिसाब से ये नाम बनता है या इस डेट ऑफ बर्थ के साथ ये नाम बनता है। ये किस तरह से रखे जाते हैं? क्या सितारों के साथ मैच करके, तारीख पैदाइश के साथ मैच करके भी नाम रखे जा सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छा सूटेबल नेम रखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रू है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि आप जो है जिस टाइम पे जिस ड्यूरेशन में पैदा हुए अगर उसके अकॉर्डिंग या उन वर्ड से आप नेम रख लोगे तो ज़्यादा आपको अफादियत होगी। तो उसमें क्या है, जैसे सपोज़ जो जनवरी वाले हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कि आप जो है अपने नेम अलिफ, एन, हमज़ा या ये से अगर स्टार्ट होंगे तो अफादियत होगी। दिसंबर अभी गुजरा तो दिसंबर वाले जो हैं, दिसंबर अभी आना है जी, नून है एग्जैक्टली सॉरी, तो नून है से अगर नाम रखेंगे तो उनको ज़्यादा जो है बेनिफिशियल उनके लिए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई माली फ़ायदा या कुछ हो जाएगा, बट ये है कि बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि बच्चा जो है ठीक है नाम रख लिया हमने, कौन सा टाटा बिल्ला पैदा करने, एग्जाम्पल दी जाती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस टाइकून्स के नाम के साथ जोड़ा जाता है कि बच्चा है हमारे घर में पैदा हुआ है तो इसने क्या ही तीर मार लेना है। तो उस वजह से हम लोग नाम भी बड़े सोच समझ कर नहीं रखते हैं। आपने कहा कोई बड़ा कारोबारी फ़ायदा या कोई पैसे का फ़ायदा नहीं होता, तो फिर फ़ायदा है क्या इसमें कि नाम हम इतना सोच समझ कर रखें? ये भी ऑडियंस जानना वही बात है कि क्या है कि नाम आपकी पर्सनैलिटी बनाता है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी। एक नेम है जो आपके साथ चलता है फर्स्ट लाइफ से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक। तो नाम की इम्पोर्टेंस क्या है, रिलीजियसली भी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है नाम की। नाम ने आपकी पर्सनैलिटी बनानी है, आपकी जो पूरी शख्सियत। आप खुद कुछ करें ना करें, नाम एक अच्छा जानदार रख लें। बिल्कुल जानदार नाम रखना चाहिए और जो मीनिंगफुल नेम, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब आ रहा है। मोहम्मद एक नाम हम सारों के लिए काबिल एहतराम है और हमारी ख्वाहिश भी होती है कि जो भी बेटा पैदा हो उसके नाम के साथ मोहम्मद लगाया जाए। लेकिन मैंने सऊदी अरब के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे तो एक दूसरे को जिसको आप नहीं जानते मुखातिब करने के लिए भी मोहम्मद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नाम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लोग खौफजदा हो जाते हैं कि जी सिर्फ मोहम्मद नाम ही आपने रखना या हुसैन नाम नहीं रखना, इनकी सख्तियाँ हैं नामों की, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है और क्या ये सिर्फ मिथ है? हाँ, मोस्ट फेवरेट नेम अगर कहते हैं आप क्या हमारे रिलीजियस के अकॉर्डिंग, तो हमारे रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो है मोहम्मद मोस्ट फेवरेट नेम है। सहाबा इकराम के जो नेम है, जो अंबिया इकराम के नेम है, बिल्कुल आप वो रखें और वो इतने पावरफुल, उनके तो मीनिंग इतने खूबसूरत है, वो तो आपकी पर्सनालिटी उसी तरह से डेवलप करेंगे। फिर अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, ये नेम जो है वो मोस्ट फेवरेट नेम है। बिल्कुल आप नाम रखते हुए ख्याल रखिए और इस मामले को बिल्कुल भी हल्का ना लीजिए और इसे मजाक बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सोच समझ के नाम रखें क्योंकि नामों के असरात आपके बच्चे के ऊपर होंगे, उसकी पर्सनालिटी, उसकी ग्रूमिंग और पूरी। और बच्चों को पेट नेम या निक नेम ना रखें, उन्हें उन्हीं नामों से पुकारें जो आपने नाम उनके रखे हैं और मीनिंगफुल नाम रखें। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।